नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस में राज्यसभा के नॉमिनेशन से शुरू हुई कहानी चुनाव तक आते आते क्या फिर उसी मोड़ पर खड़ी हो गई है। कांग्रेस से एक कदम के फासले पर खड़े चौधरी राकेश सिंह की दिग्विजय सिंह को सलाह है कि उन्हें त्याग का परिचय देते हुए राज्यसभा चुनाव में पहले नंबर पर वरीयता फूल सिंह बरैया को देना चाहिए। क्या चौधरी राकेश सिंह का बयान मौजूदा चुनावी राजनीति में कांग्रेस की भी मंशा है? ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर फूल सिंह बरैया अभी भले ही खासा प्रभाव नहीं रखते हों, लेकिन जिस वर्ग से वे आते हैं उस वर्ग के वोटर को तो साधा ही जा सकता है। कहते हैं 15 महीने पहले कमलनाथ सरकार को गिराए जाने की जो पटकथा लिखी गई उसमें सिंधिया की बगावत की बड़ी वजह और जरूरी चैप्टर दिग्विजय सिंह का राज्यसभा के लिए पहली वरीयता पर अड़ जाना था। गेंद अब कमलनाथ के पाले में है, जो पीसीसी के चीफ भी हैं बेशक, लेकिन कमलनाथ फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह में से किसी एक का चुनाव करें उसके पहले क्या दिग्विजय सिंह दरियादिली दिखाएंगे और कांग्रेस को यह बताएंगे कि पार्टी के लिए वो भी किसी भी तरह का त्याग करने के लिए तैयार हैं? दिग्विजय सिंह के लिए उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जरूरी हैं या कांग्रेस की सत्ता में वापसी? पार्टी में आस्था से पहले अपने सवाल और सरोकार का भी है, और बहुत सारे सवाल और भी हैं कि इस तरह की बयानबाजियों के मायने दरअसल होते क्या हैं। तो जवाब सभी के देने होंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। ये ट्वीट चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी का पलटवार है, लेकिन क्या तंजिया लहजे में दी गई ये सलाह कांग्रेस तक सवाल की शक्ल में पहुंची है? क्या कांग्रेस की भी यही मंशा है कि दिग्विजय सिंह सियासत में समर्पण की नई किस्त लिख कर जाएं? सरकार गिर जाने की एक वजह दिग्विजय सिंह की राज्यसभा में पहुंचने की जिद भी थी। अब खुद दिग्विजय कांग्रेस की सत्ता की वापसी का रास्ता बनाएं। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों की खातिर बरैया के लिए बड़ा दिल दिखाएं। व्यक्तिगत आपकी चोट मुझे लग रही है, और जो एक की नहीं है, तीन लोगों की है, तीन लोगों की है। तो इससे लग रहा है कि कहीं की चोट आप और किसी पे कर रहे हो। दिग्विजय सिंह जी स्वयं मुझे 25 दिन पहले फोन करके ये कह रहे थे कि राकेश, तो मैंने उनसे कहा मन से मुझे क्षमा कर रहे हैं दादा भाई? बोले हाँ राकेश, मन से। लेकिन अभी का जो वक्तव्य हुआ उससे मुझे ठेस लगी है और मुझे उसका प्रत्युत्तर देना आवश्यक है। सवाल ये भी है कि कांग्रेस के लिए बरैया मजबूरी है या जरूरी? जातिगत समीकरण वाले ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों पर दलित नेता फूल सिंह बरैया के वर्ग का अच्छा खासा प्रभाव है, जिसमें खास तौर पर मुरैना, भिंड, दतिया, अशोकनगर की 5 सीटें आरक्षित हैं। हालांकि बरैया पर सवाल बवाल होते रहे, वे बेहद सधा जवाब देते हैं। आप अपनी जीत को लेकर क्या आश्वस्त हैं कि वो तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही मतदान होगा। कुछ बीजेपी नेताओं के भी संपर्क आपसे हो रहे हैं? जीतेगी कांग्रेस पार्टी, इतना मैं कह सकता हूँ। फोन पे कुछ चर्चा हुई है, विधायकों से आपने समर्थन मांगा? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। समर्थन मांगा है आपने विधायकों से? तो मांगा ही जाता है समर्थन, वो तो वोट मांगने का अधिकार है, डेमोक्रेसी है, वोट मांगा जाता है तो वोट मांगा भी। विधानसभा में 24 सीटें खाली हैं। फिलहाल 206 विधायक हैं, इनमें बीजेपी के 107, कांग्रेस के 92 के अलावा बसपा, सपा और निर्दलीय कुल 7 विधायक हैं। राज्यसभा में एंट्री के लिए एक उम्मीदवार को 52 वोट चाहिए। इस लिहाज से कांग्रेस केवल एक ही सदस्य को राज्यसभा में भेज सकती है। सवाल ये है कि क्या दिग्विजय सिंह खुद राज्यसभा जाएंगे या पार्टी की खातिर फूल सिंह बरैया का रास्ता बनाएंगे? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2 मेहमान हैं हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। चौधरी राकेश सिंह, जो इस पूरे आज के इस बहस के सूत्रधार हुए, एक तरह से उन पर ही हम पूरी डिबेट कर रहे हैं। स्वागत है चौधरी राकेश सिंह जी का। और दूसरे मेहमान अजय विश्नोई, ये बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं और संभव है कि भावी मंत्री भी होंगे, तो अजय जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं चौधरी राकेश सिंह जी से। राकेश जी, कैसे ये पूरा विवाद शुरू हुआ और ये कहा जा रहा है कि बड़ी तनातनी है आपके और दिग्विजय सिंह जी के बीच में, और उसी की परिणति है ट्वीट आपका जो आया? दुबे जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं, बड़े भाई जैसे हैं, उनका स्नेह खूब मुझ पर रहा और मेरी कोई ऐसी तनातनी उनसे नहीं है।
राजनीति में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, और ये खूबसूरती अगर किसी दल में है हिंदुस्तान में तो वो कांग्रेस पार्टी में है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता में मेरा विरोध किया कि मैं कांग्रेस में नहीं आने दूंगा, तो मैंने उसका उत्तर भी उनको प्रेस वार्ता से ही दिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने ये कहा कि इनको त्याग बताना चाहिए, पश्चाताप करें। तो पश्चाताप शब्द तो मैं उनके लिए कभी करूंगा नहीं, मेरे गार्जियन हैं, लेकिन उन्होंने त्याग शब्द कहा था। तो मैंने ये कहा है कि भाई अगर त्याग की आवश्यकता पड़ती तो उस समय त्याग ज्यादा अच्छा रहता जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आप कह दें कि आप राज्यसभा जाइए, मैं रह चुका हूं, आप लोकसभा हार गए हैं, और तो आज कांग्रेस की न तो सरकार जाती और आदरणीय सिंधिया जी राज्यसभा पहुंच जाते। आज जो परिस्थिति है उसमें भी मैंने ये कहा है कि भाई त्याग आप मुझे कह रहे हो, मैं छोटा हूं, आपसे उम्र में बहुत कम हूं, त्याग पहले बड़े लोगों को करना चाहिए, आप हमारे गार्जियन हैं, तो जो बड़े जितना त्याग करेंगे उतना मैं कर दूंगा। तो मैंने ये बात उनको इसलिए ट्वीट करके कही है कि त्याग का रास्ता उन्हें प्रशस्त करना चाहिए। ये मैंने उनसे ट्वीट के माध्यम से निवेदन किया है, और मेरे सम्मानीय हैं, मेरे नेता हैं और हमेशा रहेंगे भी। कोई ऐसा विषय नहीं जीवन में, एक घटना से, एक कोई वक्तव्य से कभी किसी के संबंध ऐसे खराब नहीं होते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने मेरी मदद भी की, जब श्यामाचरण जी छत्तीसगढ़ चले गए उन्होंने काफी विरोध के बाद मुझे फिर मंत्री भी बनाया और मंत्री पे बहुत विश्वास भी मेरा किया। लेकिन बीच की परिस्थिति अब मैं उस पर जिक्र नहीं करूंगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो सम्मानी, आपके जो गुरु, बहुत सारे आप संबोधन लगा रहे हैं, और वाकई इस ट्वीट में मैं सहमत हूं आपकी बात से कि आपत्तिजनक कुछ नहीं है, आपने कोई उनका अपमान नहीं किया, सिर्फ एक निवेदन किया जो किया जा सकता है। मैं कह रहा हूं तो आपके सम्मानी, आपके गुरु जी, या जो आपके जो भी तरह के ताल्लुक दिग्विजय सिंह जी से रहे हों, तो कोई उनका फोन वोन या कुछ जवाब नहीं आया कि भाई मैं सोचता हूं और आपका जो विषय है जो आपने उठाया है वो वाकई महत्वपूर्ण है टाइप का कोई जवाब नहीं आया, या फिर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मेरा मत था और व्यक्तिगत मैंने उनसे निवेदन किया है। ये आप इस भली बात समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी में निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लेते हैं, राष्ट्रीय नेता लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष लेते हैं, तो ये निर्णय करने का अधिकार उनका है, सुरक्षित है। लेकिन मैं चूंकि अपनी अभिव्यक्ति कर सकता था तो मैंने वो अभिव्यक्ति की है। कांग्रेस पार्टी तय करेगी, अध्यक्ष माननीय अध्यक्षा तय करेंगी, प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे, CWC या जो भी तय करेगी कि फर्स्ट वरीयता किसको मिलना चाहिए, सेकंड किसको मिलना चाहिए। उन्होंने चूंकि जो विषय उठाया था त्याग का, और उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया था कि मैं प्रायश्चित करूं, तो मैं उतने डिटेल पे नहीं जाना चाहता हूं उस स्तर पर। लेकिन मैंने भी एक मन में ये बात आई कि ये त्याग का मौका है। वैसे तो पहले हो जाता तो ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं जाते और सरकार भी नहीं जाती, लेकिन आज भी मैंने उनको ट्वीट करके ये कहा है कि अब आप उसका परिचय दे दीजिए त्याग का, ताकि मैं आगे जीवन में और ज्यादा त्याग करूं। जो आपको रोकूंगा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और संभव है कि भावी मंत्री अजय विश्नोई साहब, पूर्व भावी मंत्री अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी बहुत स्वागत है आपका। राकेश सिंह ने आज एक ट्वीट किया, बड़ा चर्चा में भी रहा है। वो कह रहे हैं कि फूल सिंह बरैया को कांग्रेस को प्रायोरिटी देनी चाहिए, नंबर 2 में रखना चाहिए दिग्विजय सिंह जी को। सहमत हैं आप उनके उस बयान से? मेरे सहमत होने और नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, और कांग्रेस को इस समय ये दिखाना है कि वो राजा महाराजाओं को प्राथमिकता दे रही है या एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को महत्व दे रही है। ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, उनको अपना चेहरा दिखाना है। सहमति है, इसलिए मैंने चाहिए कि गोपाल भार्गव जी ने भी कुछ दिन पहले ये मांग की थी आपकी पार्टी के जो चेहरा दिखाना है वो तय करें। देखिए, गोपाल भार्गव जी ने क्या मांग करी मैं उससे नहीं जानता, पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस के इंटरनल मैटर में मेरा कोई बोलने का मतलब नहीं बनता। मैं क्यों कहूं किसको दें और किसको ना दें, ये उनका इंटरनल मैटर है, जिस चाहे को टिकट दे। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि कुछ फर्क पड़ेगा आपको लगता है कि ये अगर मान लीजिए फूल सिंह बरैया जी को प्रमोट करते हैं तो कोई मैसेज तो जाएगा है किसी खास फर्क में कि हाँ राज्यसभा के चुनाव के सोच रहे आप विश्लेषण कर दीजिए, बहुत वरिष्ठ नेता है आप। से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधायकों की गिनती है और संख्या है, वो गिनती और संख्या के हिसाब से बहुत स्पष्ट है कि क्लियर कट 2 सीटें भाजपा जीतने जा रही है और 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। भाजपा को जिन 2 लोगों को जिता के लाना है उन्होंने नाम तय कर दिए, नाम भर दिए, क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो सुनिश्चित है।
कांग्रेस को तय करना है किसको आगे करे किसको पीछे करे। क्रॉस वोटिंग की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, 1% भी गुंजाइश नहीं है। और फिर आप ये समझ लीजिए, ये पता नहीं किसकी उम्मीदों में लगाए बैठे हैं कि कहां से क्रॉस वोटिंग हो जाएगी। राज्यसभा में एक एक वोट को दिखा के देना पड़ता है, और जो दिखा के यदि गलत वोट देता है उसको परिणाम क्या भुगतना पड़ते हैं ये आप भी जानते हैं। और भाई राकेश जी तो खैर बहुत सीनियर आदमी हैं, बहुत सीजनड आदमी हैं, वो तो इस विषय को जानते ही हैं, और बाकी लोग भी सब जानते हैं। तो क्रॉस वोटिंग की यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने आप एब्सेंस कर सकते हो, बाकी कर सकते हो, गुजरात में जिस प्रकार का हुआ वैसा कुछ हो सकता है, परंतु मध्य प्रदेश के अंदर आप सोचो कि क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, एक भी भाजपा का सदस्य, अच्छा मान लीजिए मैं बिल्कुल वर्ष कम वर्ष करता हूं जिसकी संभावना निल है, एक आध दो चार वोट ले भी लेंगे तो कैसे हो जाएगा। निर्दलीय तो आज की तारीख में कांग्रेस के पक्ष में एक भी नहीं बचा है। तो 42 वोटों के दम पे इनके पास जो बची है 92 जो वोटें बची हैं 40 वोटें, 40 वोट के दम पे ये कहां 52 तक पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक बात और भी है अजय जी, जो आपने कहा निर्दलीय वाले मसले को भी लेके, मैं केवल ये सवाल आपसे इसलिए भी करूंगा कि जो जरूरी है, अब तो सिंधिया जी आपकी पार्टी में आ गए, सिंधिया जी के बारे में आप लोग तमाम लोग जब से वो बीजेपी में आए हैं, आप सहित और बहुत जितने बड़े नेता हैं वो सब ये कह रहे हैं कि भाई वो परेशान थे, उनकी बात सुनी नहीं गई। तो क्या ऐसा कुछ इनपुट था कि इसी वजह से उन्हें नंबर 2 किया जा रहा था कांग्रेस में, वो भी एक उनकी नाराजगी की वजह थी क्या कि दिग्विजय सिंह नंबर 1 हो रहे थे? देखिए, ये कहने की तो कोई जरूरत बची नहीं है कि वो परेशान थे या नहीं थे। परेशानी तो खुल के व्यक्त हुई, उन्होंने अपनी नाराजगी खुल के व्यक्त करी। उनके प्रति जो सद्भाव, प्रेम, अपनापन दिखाना चाहिए था, कमलनाथ जी ने बड़े खुल के कह दिया आ जाइए, सड़क पर उतर जाइए। उसके बाद कहने सुनने की कोई गुंजाइश बची नहीं, हमारी कोई टिप्पणी या टीप की जरूरत नहीं बची है। उनके व्यवहार जिस तरीके से थे, उनको जो वहां पे व्यवहार मिल रहा था वो आम जनता के सामने स्पष्ट हो चुका था। उसके बाद कोई भी सम्मानजनक व्यक्ति जिसका आत्मस्वाभिमान है वो यही कदम उठाता जो सिंधिया जी ने उठाया। इसमें गलती सिंधिया जी की नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने धक्का देकर उनको बाहर किया है। ठीक है राकेश जी, कांग्रेस से कुछ अभी आया बुलावा आपका, या मैं क्या मानूं बीजेपी में है अभी, आप कांग्रेस में हैं, क्या हुआ तय? और इतनी नाराजगी अजय सिंह की तो चलिए वाजिब समझ में आती है कि उनके वक्त आपने छोड़ी थी पार्टी, तो क्या बाकी के भी और नेता कुछ संपर्क में है? मैं चाहता हूं अपनी भूमिका आप एक बार स्पष्ट करें कि क्या है। जी दुबे जी, मैंने कांग्रेस पार्टी तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी थे श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनके आह्वान पर, उनके फोन करने के बाद मैंने शिवपुरी में उनके मंच पे ज्वाइन की थी और उन्होंने मुझे माला पहनाई थी। उसके बाद फिर आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता भिंड आए थे लोकसभा चुनाव में, उस मंच पर मुझे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलाया गया था। गोविंद सिंह जी ने फोन किया था, जिलाध्यक्ष ने किया था, और मैं बैठा वहां फ्रंट की लाइन में और मेरा परिचय कराया गया कि मैंने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, और मैंने उनका स्वागत किया, अभिवादन किया, मेरा उनसे नमस्कार हुई जाके। और आदरणीय कमलनाथ जी उस मंच पे थे और उन्होंने मेरा परिचय कराया, तो मैंने कहा था मुझे आशीर्वाद चाहिए, तो उनका शब्द था आदरणीय राहुल गांधी जी का कि आप लगिए और मेहनत से काम करिए। तो मैं ये समझता हूं अगर कोई फॉर्मेलिटी रह भी गई है तो मैं मन से, मानसिक रूप से, और वैसे भी मैं शुरू से, बचपन से, जब से मैं राजनीतिक मेरी सोच हुई है तब से NSUI से, यूथ कांग्रेस से, और आपने हाउस में भी देखा है मेरा मंतव्य, मेरा विचार, मैं कांग्रेस पार्टी से ओतप्रोत हूँ। कांग्रेस में रहूंगा, कांग्रेस में हूँ, और कांग्रेस का मेरा निर्णय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी करेंगे, आदरणीय सोनिया गांधी जी करेंगी, आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि समय आने पे सभी नेताओं को इस पे विचार करना चाहिए कि हमें 24 चुनाव जीतना है। आज आदरणीय अजय बिश्नोई जी को सारे मौके मिल रहे हैं कहने के, क्या ये त्याग की बात, क्या कोई लोगों के ख्याल रखने की बात? आदरणीय गोपाल भार्गव कितना सीनियर MLA, 85 से MLA, और उस व्यक्ति को नेता था जब वो सरकार जब गई तब कांग्रेस की, तो दल का नेता रहते हुए तो वो विपक्ष के नेता रहे, लेकिन जब सरकार की बात आई तो इतने वरिष्ठ आदमी को घर बिठा दिया, मंत्री भी नहीं बनाया। तो क्या शिवराज सिंह जी को त्याग विचार नहीं आना चाहिए प्रवीण भाई कि 15 वर्ष तुम पहले रहे मुख्यमंत्री, फिर दोबारा तुम ही मुख्यमंत्री? क्या तुम्हें जगदीश देवड़ा जैसा सीनियर आदमी जो तुम्हारे साथ का है SC का, वो याद नहीं आ रहा है? जी
ट्वीट आपने दिग्विजय सिंह जी को एड्रेस करते हुए किया, शिवराज जी पे कहाँ किया एड्रेस आपने? बेशक 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 बेशक, ये खूबसूरती प्रवीण भाई कांग्रेस पार्टी में ही है कि वहां आदमी अपनी अभिव्यक्ति बता सकता है। और जब सम्मेलन होते हैं तो कांग्रेस में खुल के आदरणीय स्वर्गीय राजेश पायलट जी बोले, जतिन प्रसाद जी बोले, हमेशा राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मेलन हुआ तब। मैं बीजेपी में भी रहा हूं, बिश्नोई साहब को मालूम है, जब भी मैं कार्यकारिणी की मीटिंग में जाता था तो वहां किसी दूसरे आदमी को बोलने की इजाजत नहीं। बिल्कुल मेरे सामने एक बार आप कांग्रेस छोड़ के मेरी तरफ आए थे जब हम लोग यहाँ आप जवाब ले लेते हैं, आप जवाब ले लेते हैं। हाँ, अजय जी कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। अजय मौजूद थे उस समय जब आप अपना भाषण देते हुए अंत में भाषण समापन करके आपने बात छेड़ दी है, तो आप जरा ये भी बता दो कि आपने सीएम हाउस में क्या कहा था कि मैं ऊपर तक बात कर चुका हूं, राकेश भाई मुरैना चुनाव लड़ेंगे लोकसभा और मुकेश चौधरी महगांव लड़ेंगे। आप खुद कह के गए थे आपको जल्दी जबलपुर जाना था। ऐसी बात अजय जी का जवाब ले लेते हैं, अजय जी का जवाब ले लेते हैं, ये डिरेल हो जाएगा, विषय डिरेल हो जाएगा। अजय जी जवाब नहीं लाना चाहते थे। मैंने आपसे कहा कि आप बहुत मेरे लिए बहुत जानता हूं, मैं सीजनड भी हैं और सीनियर भी हैं। आपकी जो वक्तव्य कला है, आपका जो परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा में, मैं उसका भी बहुत सम्मान करता हूं। और वही सम्मान करते हुए मैंने ये कल्पना और सोचा था कि आप जिस इरादों के साथ भाजपा में आए हैं वो इरादे पूरे हों आपके और आप अपना स्थान पाएं। कोई संयोग ऐसे बने कि आपको वो स्थान नहीं मिल पाया जिसकी कल्पना आपने की थी, पर मेरा ऐसा मानना है कि आपको थोड़ा धैर्य का परिचय देना था और थोड़ा इंतजार करना था। जल्दीबाजी में फिर वापस आप कांग्रेस में चले गए, यह आपने अच्छा नहीं किया है। बार बार यहाँ से जाना और आना यह आपके जैसे सीजन व्यक्ति के सम्मान के लिए उचित नहीं है। और इसी कारण आज जब वहां कांग्रेस में आप पलट के गए हैं तो आपको जो अपमान झेलना पड़ रहा है, जिस तरीके से खुल के आपका विरोध हो रहा है, वो इसी कारण हुआ है कि आप गए और फिर लौट के आए। नहीं, पहली बात तो ये कि मैं कहाँ जाऊं कहाँ हूं, ये मुझे अजय बिश्नोई से राय नहीं, लेकिन वो तो और मेरा अपमान क्या होगा, कहाँ सम्मान होगा, ये मैं तय करूंगा। नहीं, आप स्वच्छंद हैं, जहाँ है आप स्वच्छंद हैं, मैं जानता हूँ। आप मुख्यमंत्री बनने की कतार में नहीं है, मुझे मालूम। वो स्वच्छंद, वो स्वेच्छाचारिता ही आपको महंगी पड़ रही है। नहीं, पढ़ने दीजिए, ये मेरा मामला है, ये मेरा मामला है, ये मेरा मामला है। मैं कोई ईश्वरदास रोहानी तो नहीं था आपके सामने। मैंने कहा आपने उस विषय को छेड़ा जिस विषय की चर्चा में आज यहाँ आपने छेड़ दिया अजय भाई, क्योंकि राजनीति से अलग भी हमारे और आपके संबंध है। बेशक है, बेशक है। नहीं, आपने शुरू किया कि मैंने मूल विषय पे आ जाते, ये विषय आपने छेड़ा, मूल विषय पर आते हैं। चौधरी राकेश सिंह जी, मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय ये है कि क्या इलेक्शन में आने वाले दौर में यदि मान लीजिए ये नहीं हुआ, हम जिसकी बात कर रहे हैं कि फूल सिंह बरैया यदि नहीं आते तो कितनी सीटों में आपको लगता है कि नुकसान हो सकता है, या यदि आएंगे तो फायदा कहां पहुंच सकता है कांग्रेस को? देखिए, फूल सिंह ग्वालियर चंबल के बड़े नेता हैं आप। प्रवीण भाई फूल सिंह बरैया जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और उनको कांग्रेस ने डिक्लेयर किया है। जहां तक उनके व्यक्तित्व का बात है तो हमारे क्षेत्र में बीएसपी एक बार बहुत चरम सीमा पे थी, अब तो उसकी 10% भी नहीं रही। ये फूल सिंह बरैया जी ने खूब मेहनत की, लगे रहे बेचारे। और भी बीएसपी के नेता हैं जो सम्मानित हैं और वापस कांग्रेस में आए हैं, जिसमें एक स्वर्गीय पीपी चौधरी जी मुरैना के हुआ करते थे, उनकी बहू है अनीता चौधरी, वो भी कांग्रेस में है। हमें सब कांग्रेस में आए हुए एससी वर्ग के लोगों का सम्मान करना चाहिए और यथा योग उनको स्थान देना चाहिए। कांग्रेस के लिए मैं ये कह सकता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस चंबल क्षेत्र में, ग्वालियर क्षेत्र में जो वोटिंग होगी उसमें एससी वर्ग का वोट कम से कम 70% कांग्रेस के फेवर में आएगा, ये मैं ऐलान कर सकता हूं। अजय बिश्नोई जी का जवाब ले लेते हैं। अजय बिश्नोई जी, मैं और इनके जवाब को क्लासिफाइड करके पूछता हूं। अंबा, गोहा, डबरा, भांडेर, करेरा, अशोकनगर, जिन सीटों का उन्होंने उल्लेख किया वहां यहाँ वो रिजर्व हैं ये सीटें उन्हीं वर्ग के लिए, तो ये तो कह रहे हैं कि इनके खाते में चली जाएगी, ये कांग्रेस के खाते में। ऐसा है, बीएसपी इस समय कमर कस के खड़ी हुई है वहां मैदान के अंदर, और बीएसपी ने बहुत ताकत के साथ में 2018 का चुनाव भी लड़ा था। और अभी 2000 वो बीएसपी बहुत ज्यादा इच्छा में है कि उसकी जो विधायक की संख्या कैसे बढ़ के 2 से 4 या 5 हो जाए। इसके लिए मैं जानता हूं कि बीएसपी पूरी ताकत के साथ वोट
चुनाव के मैदान में उतरेगी। अब एससी के वोट कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे, इन्होंने दावा कर दिया। दावा करना इनका काम है, नेताओं का काम दावा करना होता है। रिजल्ट जब आता है तब रिजल्ट पता लगता है। पर मैं फिर कहता हूं कि जब फैसला कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह को करना हो कि राज्यसभा में कौन जाएगा, तो फिर वहां पर एससी एसटी नहीं देखता उनको, परंतु जिस समय इनको विधानसभा में वोट चाहिए हो तब इनको एससी देखने लगता है। मैं समझता हूं कि इनका जो भी नियत है वो नियत का फैसला 19 तारीख को हो जाएगा। 19 तारीख के राज्यसभा में तय हो जाएगा कि इनको वहां के एससी के वोटों की कितनी परवाह है। नहीं तो ये कुछ एजेंडे में रहेगा आपको कि देखिए आप ये कांग्रेस का जो चेहरा है जो असल वो इसी तरह का है, इस वर्ग को पीछे रखती है टाइप, बीजेपी बोलेगी क्या इस एजेंडा बनाएगी? एजेंडा में देखिए ये बात सही है कि नहीं बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे ये तो समय बहुत कुछ उस समय तय होगा। देखिए मैं फिर बता देता हूं कि पूरे चंबल क्षेत्र के जो चुनाव हैं, चंबल क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस हमेशा जो रहा करती थी वो सिंधिया कांग्रेस रहा करती थी, दूसरी कांग्रेस ही करीब करीब उनकी छाया में लुप्त हो गई थी। आज उनके यहाँ आ जाने के कारण कांग्रेस वास्तव में बहुत ज्यादा कमजोर हुई है। जो तीसरा वर्ग है हमेशा से बीएसपी वहां एक तीसरा एंगल बनाता रहा है, पर ये तीनों एंगल के अलावा हमेशा कभी भी किसी भी सीट पे चौथा एंगल बन सकता है जो जातिगत आधार के ऊपर ही बनता है। कई कैंडिडेट जाति के आधार पर उभर के आ जाते हैं, निजी रूप में इंडिपेंडेंट खड़े हो जाते हैं या किसी छोटी मोटी पार्टी का सिंबल लेके सामने आ जाते हैं, तो चतुष्कोणीय चुनाव के वहां पे लड़ाई हो जाती है। चंबल का ये इतिहास मुझसे ज्यादा चौधरी जी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जब तय हो जाएंगे कैंडिडेचर और सामने गणित स्पष्ट हो जाएगा कि त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है कि चतुष्कोणीय लड़ाई हो रही है कि स्टेट लड़ाई हो रही है, तब कहीं कुछ भविष्य पाड़ी करना संभव होगा। आज की तारीख में गणित अपन देखें उठा के तो स्पष्ट रूप से दिखता है कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ जाने के कारण आज भाजपा वहां पर मजबूत हुई है। सिंधिया भाजपा के साथ मिलकर और ज्यादा मजबूत हुए हैं और जिस तरीके से उन्होंने पहले अपने कैंडिडेट जिताए थे, अब भाजपा के सहयोग से फिर वापस सभी कैंडिडेट को जिताने में वो सफल होंगे। एक बार राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी जो बात कह रहे हैं अजय बिश्नोई साहब, अगर आपको याद हो पिछले चुनाव में एक जो बड़ा वहां पर एजेंडा बना, मैं सवाल लेता हूं सर, मेरा सवाल ले लीजिए। जो बड़ा एजेंडा बना वो माई के लाल वाला जो बयान शिवराज जी का था वो प्लस और माइनस दोनों गया, मतलब एट्रोसिटी एक्ट के समर्थन में भी वोट पड़ा, विपक्ष में पड़ा। दूसरा जो अजय जी कह रहे हैं, मेरे भाई जो सर्वोत्तम संज्ञान है वो ये कि बसपा बाई इलेक्शन अमूमन लड़ती नहीं थी, लेकिन इस बार उसने अनाउंस किया कि पूरी सीटों पर लड़ेगी। क्या फर्क पड़ेगा आपके इलाके में? एक तो मैं धन्यवाद बिश्नोई जी को देता हूं कि उन्होंने वास्तविक स्थिति बता दी ग्वालियर चंबल की, कि ये बीएसपी के कैंडिडेट के ऊपर चुनाव लड़ने की और जीतने के मंसूबे रख रहे हैं। इनका खुद का वजूद इन्होंने बता दिया कि ये माइनस में है। दूसरी बात आपने बताई है कि दूसरा प्रश्न आपका क्या था, मैं एक बार फिर नहीं, मैंने कहा कि बसपा अमूमन जो है बाई इलेक्शन लड़ती नहीं और इस बार उसने कहा है कि वो लड़ेंगे। और पिछला जो चुनाव अगर आपको याद हो, जो एट्रोसिटी एक्ट के पक्ष या विपक्ष में वोट पड़ गए थे, शिवराज जी के माई के लाल वाला बयान कहते हैं, वहां पे बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर गया। ध्यान आ गया, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ। ये बात तो मैंने पहले बता दी आदरणीय बिश्नोई जी की कि उन्होंने शंका जाहिर कर दी हम इस वजह से चुनाव जीत सकते हैं कि बीएसपी लड़ेगी और उसका फायदा मुझे होगा, वोट कटेगा कांग्रेस का। दूसरी बात आपने माई के लाल वाली बिल्कुल बाजू बात कही। चंबल जहां बहती है और पूरी तासीर अलग है। नर्मदा पवित्र जल है लेकिन चंबल का भी जल कहीं कमजोर नहीं है। और ये जो बात तो आपको अगर रिमेंबर हो तो ये शिवराज सिंह जी 2 बार कह चुके हैं। एक बार जब इन पे शिवपुरी में इनके नेताओं ने आरोप लगाया था तो इन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल विधानसभा में, कोई माई का लाल मुझे पद से नहीं हटा सकता। शेड्यूल बाई इलेक्शन के वक्त था, मुझे याद है। ध्यान आकर्षण लगाया था मैंने उसके ऊपर कि आप किससे डर रहे हो। दूसरा इन्होंने अभी कहा था जब ये एट्रोसिटी एक्ट का आया। मैं ये कह रहा हूं कि इस क्षेत्र का जो नौजवान है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उनके जो गार्जियन है, उनका जो परिवार है, वो सब बर्दाश्त कर लेगा। जैसे मैंने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की हर बात बर्दाश्त कर गया हमारे यहाँ से। राकेश जी बहुत संक्षिप्त, बहुत संक्षिप्त। तो मेरा कहना यह है कि ये वाकया कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसको मां तक आप आ जाओ और फिर भी वो वोट दे दे। ये तो ये बाई इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा कि माई का लाल कितना महंगा पड़ेगा। ठीक है, माफ कीजिए, इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी राकेश सिंह जी का, अजय बिश्नोई जी का। तो ये जो बयान है, ये जो ट्वीट है, जैसे मैंने कल भी कहा था अपनी डिबेट के शो में कि जब तक
कोरोना के कारण रैलियां नहीं हो सकती, डोर टू डोर कैंपेन नहीं हो सकता, तब तक आपको सोशल मीडिया पे इस तरह दिखेगा। अजय जी की बात से मैं जरूर इत्तेफाक रखूंगा कि बहुत कुछ तय होगा जब कैंडिडेट तय हो जाएंगे, आमने सामने कौन है ये तय हो जाएगा, तब कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि किधर की तरफ किस करवट बैठने वाला है चुनाव का ऊंट। तब तक तो इस तरह की बयानबाजियों के साथ ही सियासत चलती रहेगी। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।